Good morning, everyone. A very warm welcome from Jatan Sansthan. We are very happy to have you in our webinar series, episode 1, Menstrual Health Bharat Darshan. Um, Attendees are still joining in. We are still waiting for a few more to join in, but we'll start. This series that we are doing is an attempt to capture views, perspectives from the communities directly. These are voices that are less heard, that are unheard, and we want to listen to people who are working directly with the community members involved within the space of menstrual health work. In this very first series, we will bring you voices from Rajasthan and Arunachal Pradesh. I would invite my colleague Om Prakash to say hello to everyone. Both Om and I, Smriti Kedia, will be your moderators for today. Both Om and I have been associated with the space of menstrual health and reproductive health for almost a decade now. Few requests so that our webinar flows seamlessly. One is we request you all to mute yourself when you are not talking. That will really cut out the background noise. The chat box is active. Any of you who has any questions or comments, we welcome you to use the chat box. This webinar is going to be bilingual to ensure that we are understood by the diverse audience that is present today. So Om and I will be switching between Hindi and English, and also translations will be available in the chat box. So feel free to keep looking at the chat box. Last but not the least, I would also like to mention again that we are live on YouTube. So for all of you and your team members who find it difficult to log in, I would request you to use the live link which has been provided in the chat box, the YouTube live link, and you can access the webinar from there. Thank you. Over to you, Om. शुक्रिया स्मृति, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरी आवाज मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत साफ आपको आ रही है। Over to you, Om. Can you hear me? जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ स्मृति, आपको मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जतन संस्थान ये एक माहवारी स्वास्थ्य भारत दर्शन की जो श्रृंखला शुरू कर रही है, उसके फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। इस फर्स्ट एपिसोड में हम आज आपको राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के जमीनी स्तर की आवाजों को आप तक लेकर आ रहे हैं। ये जमीनी आवाजें जुड़ी हुई है वहां के अनुभवों से, वहां के रीति रिवाजों से, वहां की दिनचर्या से, वहां की जिंदगी से। तो इस आवाजों को हम सुनेंगे और हम कोशिश करेंगे माहवारी प्रबंधन, माहवारी स्वास्थ्य को समझने की। मैं और स्मृति आज के इस कार्यक्रम के मॉडरेटर हैं, और अभी तक आप समझ गए होंगे कि स्मृति जहां अंग्रेजी भाषा के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी, वहीं उन्हीं सभी शब्दों को हिंदी में मैं आप सबके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो हम दोनों ही साथी जतन संस्थान के साथ जोड़ते हुए लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से माहवारी स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस एपिसोड में जब हम राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश की बातें करेंगे, कुछ आपसे हमें सहयोग की अपेक्षा रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों ही भाषाओं में आज पूरा एपिसोड चलेगा। अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में, जिसमें आप कंफर्ट हैं, चैट बॉक्स में अपनी बात को आप लिखकर, अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासा को लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे ही हमारे वक्ताओं को समय मिलेगा, हम आपके सभी प्रश्नों को लेने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी प्रश्न शेष रहेंगे उन्हें सबसे आखिर में क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो पूरा एक हमारा सत्र है उसमें हम लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि स्मृति ने आप सभी को कहा, मेरी आप सबसे ये भी गुजारिश रहेगी कि कृपया अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप को, अपने फोन को आप म्यूट मोड पे रखें। जब आप अपनी बात कहना चाहें, कृपया अपना हाथ ऊपर उठाएं, हैंड रेज करें, और उसके बाद ही अपने फोन या सिस्टम को आप अनम्यूट करें। इस चीज का मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर ध्यान रखेंगे। आज का हमारा ये पूरा एपिसोड YouTube पर लाइव भी चल रहा है, तो आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, या जहां भी आप काम करते हैं,
अपने सभी दोस्तों को आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक चैट बॉक्स में अवेलेबल है। तो जरूर आप शेयर करें ताकि जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाए वो आज के इस एपिसोड को एंजॉय कर पाए यूट्यूब पर। बस इसी के साथ साथ मैं हैसगीक को जरूर खास तौर पर धन्यवाद देता हूं आज के एपिसोड की शुरुआत में, जो हमें टेक्निकली बहुत बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ स्मृति जुड़ी हुई हैं जो अंग्रेजी में आपके साथ बात करेंगी। उसके साथ ही साथ हमारे साथ भूपेन, पायल और सुहेल जुड़े हुए हैं जो हमें समय समय पर टेक्निकल सपोर्ट करेंगे। So let's begin without any, delays any further. I would now like to invite Dr. Kailash Brijwasi and Dr. Lakshmi Murthy, the founders of Jatan, to share with you their journey in the area of menstrual and reproductive health. Dr. Kailash Brijwasi has over 30 years of experience of working at the grassroots. His areas of expertise is education and life skills. He has championed work on women's issues in various sectors such as gender, education, health, and reproductive rights. He established Jatan in 2001 and has nurtured it till date, expanding it to various districts in Rajasthan and in India. Dr. Brijwasi strongly believes in the philosophy of empowering youth as a key to changing the nation, and this he has successfully demonstrated over the years through his endeavors. Coming to Dr. Lakshmi Murthy, she needs no introduction in the space of menstrual health. She is a pioneer in the space and has brought menstrual health agenda to the center of social interventions in the country. Her passion to break silence on women's reproductive health issues has inspired many young men and women, and many amongst us here today. She is the innovator of Ugair cloth sanitary pads and keeps all her work in the copyleft space. She has done extensive work in visual perception and visual literacy. She is a designer from NID and has completed her PhD from IIT Bombay. She started a design studio called Vikalp Design in 1988 and co-founded Jatan Sansthan in 2001. She currently serves as the additional director and board member of Jatan Sansthan. Om. शुक्रिया स्मृति। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज के इस एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट को सेट करने के लिए और प्रजनन स्वास्थ्य और माहवारी प्रबंधन पर जतन संस्थान की यात्रा को बताने के लिए मैं डॉक्टर कैलाश ब्रिजवासी जी जो निदेशक हैं जतन संस्थान के और जो सह निदेशक है डॉक्टर लक्ष्मी मूर्ति जी उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर कैलाश ब्रिजवासी जी पिछले लगभग 3 दशक से अधिक समय से युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ काम करने का खासा अनुभव रखते हैं। आपका जमीनी स्तर पर समुदाय के साथ काम करने का अपना एक विशेष अनुभव है। शिक्षा जिसमें खास तौर पर जीवन कौशल शिक्षा, जेंडर, महिलाओं के मुद्दों पर काम करने का मसला हो, स्वास्थ्य पर काम करने का मसला हो, इस पे कैलाश जी की अपनी महारत है। सन 2001 में आपने जतन संस्थान की नींव दक्षिणी राजस्थान में रखी, पर आपने अपने कार्य क्षेत्र को केवल दक्षिणी राजस्थान तक सीमित नहीं रखा, अपितु आपने अपने काम को जतन के साथ जोड़ते हुए पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में उसको विस्तारित रूप दिया, अलग अलग संस्थाओं के साथ जोड़कर, अलग अलग राज्य सरकारों के साथ जोड़कर। कैलाश जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका एक ही सिंपल सा एक बात मानना है कि अगर हम युवाओं को मजबूत और शिक्षित करेंगे तो देश स्वतः शिक्षित और मजबूत होता चला जाएगा। ये इसी एक सोच के साथ आप काम करते हैं। जहां तक डॉक्टर लक्ष्मी मूर्ति जी की बात करें तो माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन में उनको किसी परिचय की वो मोहताज नहीं है। बहुत लंबे समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रही है। न केवल प्रजनन स्वास्थ्य और माहवारी प्रबंधन का मसला, अपितु उससे जुड़ी हुई डिजाइन की बहुत सारी चीजें आपने साथ में यहाँ पर बनाई है। माहवारी पर जो भी समाज में एक चुप्पी है उसको तोड़ने के लिए लक्ष्मी जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी डिजाइन की हुई चीजों को न केवल आज हिंदुस्तान में बल्कि बहुत सारे एशियाई देशों में, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों में उपयोग में लिया जा रहा है। और आपकी भी एक बहुत सिंपल सी सोच है कि किसी भी ऐसे उत्पाद का जो पूरे समाज के लिए काम का हो उसके लिए कोई कॉपी राइट नहीं होना चाहिए, उसका वो पूरी तरह से कॉपी लेफ्ट होना चाहिए।
तो हमें व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि इस कॉपी लेफ्ट की सोच के साथ जब वे आगे बढ़ी तो उन्हें इस क्षेत्र के अंदर जो व्याप्त चुप्पी है उसको तोड़ने में बहुत मदद मिली। सन 1988 में आपने विकल्प डिजाइन की स्थापना की और उसके साथ समाज विकास क्षेत्र में आपने कदम रखा। सन 2001 में आप डॉक्टर कैलाश विजवासी के साथ मिलकर आपने जतन संस्थान की नींव रखी। आप फिलहाल वहां पर एडिशनल डायरेक्टर के साथ साथ जतन की बोर्ड सदस्य के तौर पर भी काम कर रही है। हम एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत करते हैं और मैं डॉक्टर कैलाश विजवासी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कृपया वे आए और आज के कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हुए जतन की विकास यात्रा को खास तौर पर माहवारी और प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर Mid morning, a lot of you have joined in. A lot of you have joined in the Saturday mid morning, and thank you very much for listening in. The Jatan team has taken a lot of effort to put this together, and I hope you will enjoy this morning as much as we have enjoyed putting this together for you. If we looked at the area of menstruation 20 years ago, that was when I started working in this space, the situation was very different. There was a lot of superstition. Men were rarely involved. Young boys didn't know anything about menstruation. If they knew it at all, it was just from hearsay. They picked it up from their friends, and no one really had a clear picture, especially if you were an adolescent. And where men and women were concerned, conversations hardly existed. There was a lot of proverbial silence. And it was at that time that Jatan started its work in the year 2000. No one was really working in the menstrual space at that time. Government programs hadn't included MHM on their agenda. MHM is a terminology that happened over the years. And at that time, when Jatan was working in the year 2000, we were looking at it under the larger umbrella of reproductive health. And so how were we responding? We were responding through trainings, we were responding through awareness programs. And we also at the same time had designed a cloth pad that adolescent girls could use. Can I ask Payal to please share that screen while I'm speaking? So the cloth pad that we made was called the Lace Wala Kapda by all the local girls. And we would all sit together and we would stitch this cloth. And it must be remembered that at that time, underwear usage was very uncommon. Underwear usage was uncommon because markets hadn't really reached those rural sectors at that point. So our design had to respond to the traditional langot, and this lace wala kapra that we are showing you was something that responded to those needs at that time. Now, many years have gone by since, but we also found that many things changed in the menstrual space over the years. Underwear usage became common, and therefore our next response at that time was to respond to aspirations. Most young girls would share that they had begun wearing an underwear. So what could we do? What could we do to give them a product that was trendy, that was yet made of cloth? So looking at all these factors, we responded to menstruation by this situation by designing a cloth pad, which we call Ugair pad. Jatan is very well known now as the Ugair cloth pad maker. And the journey of Ugair pads we'll share with you later this afternoon. Now, moving on, has anything really changed? Yes, a lot has changed in the menstrual space, and yet a lot remains the way it was. What has really changed? There's social media. In the days where we were working, there was no Facebook, there was no Gmail, there was nothing that that we could quickly share. It was always through letters or telegrams or very slow modes of communication. So communication has changed, sharing has increased, which was not there earlier. A lot of government programs have started including menstruation in their work, which has been a very positive move, and it's brought more and more people into conversations. There is now informed choices. There are informed choices. People are aware that there are other products other than cloth and the disposable pad. Alongside, the corporations have beamed down a lot of information on disposable pads, and there is this notion that disposable pads are the best and cloth needs to be put aside as an old-fashioned absorbent. So we are addressing a number of issues, and you will be surprised to know that there are today more than 35 cloth pad producers.
in the year 2011, there were only two groups producing truck parts. One was Ecofem in Oroville in Tamil Nadu, and one was Oger in Udaipur. So yes, so the changes have been there, and at the same time, we find superstition, we find a lot of silence, we find men not being involved. So the reason we put this webinar together was to just understand what other groups have been doing, and if they have anything to share that we can see as a good practice, that we can imbibe as a good practice, that's what we will need to do. So this is the reason why we put together this webinar, and we will be documenting everything. We'll be putting this on the Jatin website for all to access at a later point. And we are also happy to share that we will be having, we are planning close to 8 to 10 episodes. So we'll get back to you on this. And now I will just hand over the conversation to Kailash ji. Kailash ji, over to you. धन्यवाद लक्ष्मी जी, वेबिनार का परिचय देने के लिए। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूं एक छोटे सवाल के साथ। आपने एक अपने जीवन में एक सवाल बार बार सुना होगा और कई बार आपको ये कहा जाता होगा, और वो सवाल है किसी से न कहना। ये वाक्य आपने सुना होगा सवाल के रूप में भी और जवाब के रूप में भी, पता नहीं कितनी बार। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी सूची बनाइए कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको अक्सर कहा जाता है कि किसी से न कहना, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ऐसे मुद्दे आपकी लिस्ट में शामिल होंगे जो हमारे प्रजनन स्वास्थ्य से और खास तौर पे माहवारी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग इस मुद्दे पे काम करने वाले लोग हैं, आप सब लोग किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य पे काम करने वाले लोग हैं। आपने ये बार बार महसूस किया होगा कि किशोरावस्था में हो रहे बदलाव के दौरान अक्सर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जिनके जवाब के रूप में उनको अपने टीचर से, अपने मित्रों से और अपने जिनसे वो मार्गदर्शन लेना चाहते हैं ऐसे मेंटर से यही सुनने को मिलता है कि ठीक है, जितना मालूम है वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे किसी को मत कहना। जो मानसिकता है, इस मानसिकता की आप थोड़ी सी अगर बात करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिससे बहुत सारे विषय जिनके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती उनको प्रायः खामोश रहने के लिए कहा जाता है और उन पे बात करने के लिए मनाही होती है। जबकि अगर आप महसूस करें तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा सवाल बदलाव के इस दौर में ही होते हैं, क्योंकि जब आपका शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, मानसिकता बदल रही है, परिवेश बदल रहा है, आपको अपने आसपास समाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस समय सबसे ज्यादा सवाल आपके मन में पैदा होते हैं। पर विडंबना ये है कि उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनके मन में उठने वालों का सवाल का जवाब देने का हमको अधिकार ही नहीं है। हमारा समाज एक ऐसी संरचना बनाता है जहाँ पे हमको इस विषय पे बात करने की मनाही कर दी जाती है और खुल के बात करने के लिए बात नहीं की जाती। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसे मुद्दे जिन पे बात करने की मनाही है, अगर उनको अवसर दिया जाए, अगर उनको मंच दिया जाए, तो वो इस कदर खुलकर सामने आते हैं कि उनसे न केवल आप अपनी समझ को पुख्ता कर पाते हैं या मजबूत कर पाते हैं, बल्कि आप आगे बढ़ के इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये वेबिनार जो हम शुरू करने जा रहे हैं, बस ये ऐसे अवसर की शुरुआत भर है। जतन ने अपने इस मुद्दे पर समझ बनाने के साथ साथ इसे बढ़ाने के लिए अपने काम के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर इस मुद्दे से जुड़ी हुई बातें और इससे जुड़े हुए अनुभव सुने हैं और उनको सुनने का हमको मौका मिला है। तो उसके बाद हमको ऐसा लगा है कि मुद्दों को एक मंच पे आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जो समानुभूति की बात करता है। ये समानुभूति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आपने समानुभूति के बारे में सुना होगा। जब हम समान अनुभव करते हैं, किसी भी पीड़ा को, किसी भी दर्द को जब समान रूप से अनुभव किया जाता है, उसको समानुभूति कहते हैं। तो ये माहवारी का मुद्दा भी कुछ ऐसा है। इसे अनुभव सब समान रूप से करते हैं, लेकिन इसको डील करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कि आप ये मान के चलें कि ये एक साझा मंच है और ये आपका और हमारा दोनों का मंच है।
क्योंकि अनुभव हमारे हैं तो अनुभवों के साथ में बात भी हमारी होगी। तो आप खुल के इसमें साझा मंच में हिस्सा लीजिए, वेबिनार में खुल के बात करिए और उन विषयों पे बात करिए जिन पे अब तक चुप्पी छाई हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वेबिनार श्रृंखला अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहेगी और इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ी संख्या में बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाकर उनकी मुस्कान का आधार बनेगी। धन्यवाद बहुत। Thank you, Kailash ji, and thank you, Lakshmi, for this insightful and inspirational tour of Jatan's history, which in many ways is also the history of the formative years of menstrual health work in India. So I would now like to quickly begin by inviting our first speaker for today. I would like to invite our team from Dusra Dashak, an organization in Rajasthan. Dusra Dashak was launched as a project of Foundation for Education and Development in 2001, with a major focus on education and empowerment of adolescents from the age bracket of 11 to 20 years. They played a major role in bridging the gap between policy and practice by focusing on the neglected areas for developmental needs of adolescents, especially girls coming from very resource-poor communities. So Dusra Dashak's vision has always been around creation of a new social order through community participation based on values of equality and non-discrimination and justice. So they offer like a second chance in an integrated format, in a holistic format for education of children and adolescents who have been left out of school. So I invite I'm very happy to have Rajni Sharma ji and Shobha Kumari ji from Dusra Dashak to share their experiences with us. I would quickly want Om to take us through. शुक्रिया स्मृति जी और शुक्रिया कैलाश जी और लक्ष्मी जी का। बहुत सही बात कैलाश जी ने कही कि किसी से न कहना, ये एक बहुत आम धारणा है जहां किशोर किशोरियां अपनी बातों को बिल्कुल चुप्पी धार लेते हैं। तो आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए कि हमें सबसे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। तो दोस्तों चलिए अब हम जमीनी आवाजों की तरफ रुख करते हैं और आज के हमारे पहले वक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दूसरा दशक परियोजना देसूरी से रजनी जी और शोभा कुमारी। दूसरा दशक परियोजना फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत सन 2001 में स्थापित हुई और ये राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग ब्लॉक्स में खास तौर से किशोर किशोरियों के साथ काम करती है। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, दूसरा दशक मीन्स 11 से 20 साल के किशोर किशोरियों के साथ खास तौर पर यह परियोजना काम करती है, दूसरा दशक काम करती है। इसमें शिक्षा, जिसमें जीवन कौशल शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर यह परियोजना लंबे समय से काम कर रही है। इनका काम करने का एक बहुत खास पैटर्न है साथियों। ये 4-4 महीने के रेजिडेंशियल कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 4 महीने के रेजिडेंशियल कैंप्स जहां पे किशोर और किशोरियां एक साथ एक छत के नीचे रहते हुए अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ को लेकर शिक्षा अर्जित करते हैं, जीवन कौशल शिक्षा के मुद्दों पर अपनी सोच को और स्पष्ट करते हुए एक वाहक के तौर पर, एक ड्राइवर के तौर पर आगे आते हैं और समाज को एक दिशा देते हैं। तो हम रजनी जी और शोभा कुमारी जी की तरफ चलें। उससे पहले आइए दूसरा दशक को एक बार जिस क्षेत्र से हमारे साथी जुड़ रहे हैं देसूरी से, उसको हम समझ लें। देसूरी साथियों मारवाड़ रीजन का जो डेजर्ट एरिया है उस एरिया का एक तरह से प्रवेश द्वार है। यह उदयपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां पहाड़ खत्म होते हैं और रेगिस्तान शुरू होता है वहां पर यह यहाँ पर स्थित है। यहाँ की मुख्य जनजातियों में हम देखें तो भील है, गरासिया कम्युनिटी है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो हम कई बार फोटोग्राफ्स में देखते हैं, राजस्थान को जो रिप्रेजेंट करते हैं लाल रंग का साफा और सफेद रंग के कपड़े, रायका कम्युनिटी, उनकी यहाँ पर बाहुल्यता है। लगभग 18% यहाँ पर एसटी कम्युनिटी है, 12% यहाँ पर एससी कम्युनिटी है, रेस्ट ऑफ यहाँ पर ओबीसी कम्युनिटी का ये बाहुल्य क्षेत्र है। देसूरी फेमस है अपने रनकपुर जैन मंदिर को लेकर, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध विरासत है। साथ ही साथ देसूरी का जो हमारा किला है वो भी बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत लंबे समय से दूसरा दशक परियोजना काम कर रही है। आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कि किस तरह से किशोरी समूह बॉडी मैपिंग के थ्रू और दूसरी तरीकों को उपयोग में लेते हुए किस तरह से हमारे शरीर की समझ को और स्पष्ट करते हैं। माहवारी को समझने के लिए अलग अलग विधाओं का उपयोग करते हैं। आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कि किस तरह से एप्रिन का उपयोग करते हुए हमारे किशोरियां और उनके प्रेरक हमारे पूरे समूह को
माहवारी स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर अपनी समझ को बता रहे हैं। तो हमारे साथ रजनी जी और शोभा जुड़ी हुई हैं। शोभा इसी एक कैंप की साथी थी और आज देखिए वो हमसे सीधे तौर पे बात करने हमारे सामने आई हैं। जो सिंपल पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, आज वो ग्रेजुएशन कर रही है दूसरा दशक से साथ जुड़ते हुए। तो रजनी जी और शोभा जी, आप सादर आमंत्रित है अपनी बात रखने के लिए। शोभा जी। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। मेरा नाम शोभा है और मेरी पढ़ाई की शुरुआत दूसरे दशक 4वां आवासीय शिविर से हुई है और आज मैं बीए फाइनल ईयर कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने समुदाय की एक ऐसी लड़की हूँ जो आज बीए फाइनल ईयर कर रही हूँ। इसलिए हम दूसरे दशक को लेते हैं तो दूसरे दशक 11 से 20 वर्ष के जो वंचित किशोर किशोरियां हैं उनका शिक्षा और विकास का कार्यक्रम है। और दूसरा दशक का ये काम है कि मतलब ये एक ही समुदाय के साथ में काम नहीं करता है, ये सभी समुदाय के साथ में बराबर काम करता है और बराबर लाने की मतलब कोशिश करता है कि मतलब ये नहीं कि एसटी एससी ओबीसी जनरल मतलब अलग अलग कास्ट की कैटेगरी में ये मतलब काम नहीं करता, ये सभी को समान रूप से देखता है और समान रूप लाने की कोशिश करता है। और मासिक धर्म को लेते हुए हम चलते हैं तो मासिक धर्म जैसे माहवारी को लेकर हम चलते हैं तो आज भी कई जगह जैसे ओबीसी और जनरल जाति में ये होता है कि मतलब आज भी छुआछूत हिंसा हो रहा है। इसी के साथ हम जब बात करें तो मतलब ओबीसी और जनरल कास्ट में ये होता है कि औरतों को मतलब काम भी नहीं करने देते हैं और खाना पीना कुछ भी करने नहीं देते। एसटी और एससी कैटेगरी में बात करें हम तो उसमें मतलब काम तो मतलब वो ही करती है सारा, लेकिन मतलब उनको नहाना नहीं 4 दिन तक और सिर वगैरह नहीं धोना, इन्हीं से मतलब वंचित रखा जाता है। और माहवारी को लेके हम बात करते हैं तो मतलब आज भी कई जगह ऐसे हो रहा है कि मतलब जैसे एसटी जैसे भील गरासिया उनको मतलब उन जाति में ये होता है कि मतलब जो औरतें होती है तो मतलब जिसे मतलब जो भी मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जो चैप्टर आता है माहवारी का लेके तो मतलब उनपे बातचीत नहीं करते और निशाचर करके मतलब चले जाते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं तुम स्वयं पढ़ लेना। इसके साथ हम जब हमारे जितने भी युवा नेता है सब दूसरे दशक से जुड़े हुए हैं, हम दीदी वगैरह से बात करते हैं तो हमें मतलब स्कूल में आके हेल्थ पे जो प्रजनन स्वास्थ्य होते हैं उनके ऊपर हमें जानकारी देते हैं। उसी साथ में हम और टीचर के साथ में जो हमें मतलब जो हमारी समझ है वो मतलब वापस हम रिपीट करते हैं तो मतलब सर को भी मतलब होता है कि नहीं ये भी कर रहे हैं तो मतलब हमें भी उनको पढ़ाना चाहिए। और सैनिटरी नैपकिन मतलब हमारे स्कूलों में ये होता है कि सैनिटरी नैपकिन आते तो है बट टीचर मतलब वो स्कूल शिक्षिका तो होती नहीं है और जो मतलब जेंट्स टीचर होते हैं तो वो मतलब सैनिटरी नैपकिन वगैरह भी नहीं देते हैं। तो हम मतलब हमारे जो समुदाय में जो हमारे युवा नेता है आधे से ज्यादा तो मतलब उनकी समझ तो है मतलब सारी, लेकिन वो क्या करते हैं मतलब समाज के जो नियम होते हैं जैसे वो कोई लड़का है तो किसी की शिशु अगर माहवारी के समय में वो उसकी तबीयत वगैरह या पेट दर्द कर रहा है तो वो अगर काम करेगा तो वो मतलब कोई तो लड़के मतलब करते हैं और कोई लड़के ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं कि मैं नहीं करूंगा, लोग क्या बोलेंगे कि लड़की को क्या हो गया जो ये काम कर रहा है। और संगठन की बात करें तो हमारे मतलब देशोरी ब्लॉक में हम 30 गांवों में काम करें, 30 गांवों में हमारी मतलब जो लड़कियां है युवा वो 30 है। इसमें मतलब इसमें से एक उदाहरण मैं भी हूँ। और हम सभी मतलब हमारे स्कूलों में वगैरह जब भी कोई मतलब सेशन वगैरह होता है तो हमें टीचर बुलाते हैं और हम जो हमारी समझ होती है तो वो तो हम बताते हैं। उसी के साथ में जब वो हमारी मतलब किसी में ज्यादा कम समझ है तो हम दीदी वगैरह से बात करते हैं तो वो भी आते हैं। और मैं अपनी एक फ्रेंड की बात करूं तो मेरी एक फ्रेंड है वो वैष्णव कास्ट से है, जो उसकी मतलब उसके घर में भी रोक टोक मतलब होता था और छुआछूत होता था। उसकी मम्मी भी मतलब पढ़ी लिखी है पर आज भी वो मतलब यह होता था कि उसको मतलब खाना नहीं बनाना, पापड़ को नहीं छूना, अचार को नहीं छूना, बाल में मेहंदी रहे तो उस पे मतलब नहीं जाना, उसके पापा को खाना नहीं खिलाना। तो फिर मैंने एक बार उससे बात की तो मैंने कहा तो एक बार मतलब हर चीज को छू के देख मतलब पता चलेगा कि खराब होता है या नहीं। तो फिर उसने भी किया तो मतलब 4-5 दिन के बाद में उसकी मम्मी को वापस उसने बताया कि मतलब देखो मैंने ये किया है तो कुछ हुआ तो नहीं। तो फिर उसकी मम्मी ने मतलब उसको पीटा भी। उसके बाद में जब उसको पीटा तो उसने वापस
कि मेरे को भी बोला कि मतलब ये बात हुई है। तो फिर मैंने दीदी से बात की और दीदी ने फिर उसके घर पे जाके समझाया। आज मतलब जब भी हम महावारी के समय मतलब होते हैं तो आज मतलब पहले ऐसा होता था, मतलब डर लगता था कि नहीं हम महावारी के समय है तो हम क्या करेंगे। आज मतलब जैसे पहले नॉर्मल रहते हैं ना, उसी तरह हम आज भी रह रहे हैं। और मैं दूसरे दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ जो आज मैं यहाँ तक हूँ। और मैं एक विशेष बात ये है कि हमारी मतलब जो पहले अंडरवियर और जो कपड़ा हम यूज करते हैं उसको मतलब जैसे छुपा के मतलब सुखाते थे, तो मतलब वो होता था कि मतलब कोई देख ना रहे, देख ले। आज हम जितने भी युवा नेता हैं और हमारे मतलब जितने भी साथ में जो है हम ऐसे सुखाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक हमारी ये मतलब समाज में ये होता है कि एक जो उपसट का मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन थोड़े मतलब 2 दिन पहले मतलब एक उपसट होती है। उपसट में ये होता है जो मतलब लड़की माहवारी के समय में किसी चीज को छूती है तो मतलब वो व्रत करने से मतलब वो जो पाप, जैसे किसी को छू लिया तो वो मतलब गुना मिलता है तो वो मतलब माफ हो जाता है। और तो बस इसी के साथ में जैसे शोभा ने बताया कि हम जितने 30 स्कूलों के साथ हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं देसरी ब्लॉक में, तो और दूसरे भी ब्लॉक्स में काम हो रहा है। लेकिन ये जो स्कूलों के साथ काम हो रहा है उनके साथ हमारा इस तरह का रिश्ता होता है कि स्कूल टीचर्स हमें कहते हैं कि आप पाइयर किशोरावस्था या माहवारी पे के मुद्दे पे आप आके एक सेशन लीजिए, और वो सेशन हम एक ही दिन हम उनसे बात करते हैं, प्लानिंग शेयर करते हैं, और फिर 3-4 दिन तक हम लगातार उन लड़कियों के साथ में काम करते हैं। दूसरा ये जो शोभा ने बताया कि हम किस तरह से काम करते हैं, इसी के साथ जो हमारे इक्वेलो जिसको हम कहते हैं लर्निंग सेंटर की तरह से होता है कि हर पंचायत हेड पे एक सेंटर है जहाँ पे एक महिला पुरुष कार्मिक होते हैं। तो वो महिला कार्मिकों को भी हम क्योंकि हमारी कैपेसिटी इस मुद्दे पे काम करने के लिए हमारी खुद की कैपेसिटी बहुत जरूरी होती है, तो हम उनको भी बताते हैं, समझाते हैं, और फिर वो खुद जाके स्कूलों के साथ में काम करते हैं। और एक किशोरियों को और महिलाओं को एक स्पेस, सेफ स्पेस मिलता है इक्वेलो, जिसमें हम 15 दिन महीने में एक दिन जिसमें पुरुषों का आना जाना बिल्कुल बंद होता है, और वहाँ महिला बैठती है और वहाँ अपने मन की बात करती है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ या किसी तरह की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो वहाँ बैठती है, और वहाँ बैठ के हम लोग उनको उसका समाधान करते हैं। तो इस तरह से हम देसरी ब्लॉक में भी इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे शोभा ने बताया कि 30 हमारे यहाँ युवा नेता किशोरियां हैं। इन युवा नेता किशोरियों ने एक हमने यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के साथ में हमने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें हमने ये रखा था कि जो किशोरियां हैं उनको महामारी को लेके किस किस तरह की दिक्कतें आती है। तो उन्होंने बाकायदा मांगे रखी थी अपनी, जिसमें ये था कि जो सैनिटरी नैपकिन स्कूल में रखे जाते हैं वो सेफ जगह नहीं होती है, कहीं भी ऐसे कूड़े की तरह से भर दिए जाते हैं। दूसरा एक ये था कि स्कूल में टॉयलेट है लेकिन लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। स्कूल और टॉयलेट भी है तो वहाँ पानी का इंतजाम नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है। तो ये इस तरह की और जहाँ जिस तरह से अब जैसे स्कूल में पुरुष शिक्षक है तो उनको ये लड़कियां कैसे कहेंगी कि आप मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे घर जाना है, तो वो सीधा 3 दिन छुट्टी करके ये चली जाती है। तो इस तरह के हमारे यहाँ के अनुभव हैं। धन्यवाद। थैंक यू रजनी जी। और मैं ये बोल रही थी कि मतलब हमारे स्कूल में भी थैंक यू बहुत बहुत। शोभा कुछ और ऐड कर रही है। को ध्यान में रखते हुए हम आपका सत्र यही एक बार समाप्त करते हैं, पर आपने बहुत सही बातें कही। I will just like to pull out the key points and summarize. So one thing that we realized from the sharings of Shobha and Rajni ji is that working with minimum resources and having trainers who can deliver excellent quality trainings at the field is very crucial for you to bring about any change. And secondly, the vision of a leader or the vision of the person who wants to bring about that change should be transferred to the last level, and only then will change come.
So for instance, in case of Dusra Dashak, we see that Shobha has developed into such a leader in her place, and she has so many success stories to change because she was sharing the vision that the founders had. And the third thing, they have raised very valid points that how any intervention is incomplete or does not reach its desired outcomes are not achieved unless and until you are taking all the matters to the higher authorities who are in a position to take a decision, and until you're involving men in menstruation. So these were some of the key takebacks for me. Thank you very much. Om, I'd quickly like you to शुक्रिया introduce the next क्योंकि पूरा speaker. हिंदी में ही था तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पर यकीनी तौर पे The रजनी जी translations आप in और आपकी English of टीम everything that Dusra Dashak team said is available in the chat. Om, may I? राइट सो बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छे से रजनी जी और उनकी टीम ने अपनी बात को रखा कि अगर युवाओं को लीडर के तौर पे सामने लाया जाए तो समाज में बदलाव संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। स्मृति। Okay. So it gives me great pleasure to invite the speakers from Arunachal Pradesh. Jatan Sansthan began its journey in Arunachal Pradesh in 2018 as a part of a group commissioned by IIT Madras and the Ministry of DONAIR, that is Department of Northeast Region Development for Northeast Region, to ideate over menstrual health strategy for the Northeast region of India. Now, this was the beginning of a beautiful relationship that we could establish with communities and the government agencies in Arunachal Pradesh. This was done through supporting establishment of cloth pad units and also awareness activities. So I'm very pleased to invite the Bodumsa Mahila Mandal, a fierce women's self-help group, which took upon the task of cloth pad production in Bodumsa, which is a part of the Changlang district in Arunachal Pradesh. Their production unit, they have a cloth pad production unit, which is seen as a success story across the state, and they are working on replicating this model in different districts. The Bodumsa Mahila Mandal was established in 1993 to focus on economic activities and overall well-being of its women members. Today, it is connected to more than 84 SHGs and over 2,000 women in their area. They are working with 23 villages in the Bodumsa district. So I'm very pleased to invite Ms. Pisilu Singpo and Ms. Chanta Singpo and Ms. Daihun Konglam to occupy the screen and share their learnings with us. Om, please translate in Hindi. तो चलिए साथियों, राजस्थान से सीधे चलते हैं उगते सूरज के प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बोरदुमसा महिला मंडल के साथी। साथियों, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर जतन संस्थान ने 2018 के अंदर नाकॉम्प और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के साथ मिलकर अपने काम की शुरुआत की। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगह कपड़े के पैड्स बनाने की यूनिट्स एस्टैब्लिश हुई। बोरदुमसा महिला मंडल जो है वो बहुत ऊर्जावान और उत्साही महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूहों का एक फेडरेशन है। यह चांगलांग जिले में स्थित है और जो हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है, हम उनकी यात्रा के बारे में आज बात करेंगे। ये तकरीबन 84 एसएचजीज और तकरीबन 2000 महिलाओं का समूह है जो सन 1993 में अस्तित्व में आया, ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए उन्हें जिम्मेदार और सम्मानित जीवन दे सके। नारकॉम की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हुए ये समूह आज बोरदुमसा में 23 से अधिक गांवों में अपनी पहुंच बना चुका है। मैं पिसुलू जी को और चांता जी को इनवाइट करूं, उससे पहले आइए स्क्रीन पे देखते हैं फटाफट कि चांगलांग जिला दिखता कैसा है। साथियों, ये पूरी तरह से एक आदिवासी क्षेत्र है जहां जो नागालैंड आसाम से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। चांगलांग के बोरदुमसा से ये साथी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये तकरीबन डिब्रूगढ़ से 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ के घरों की बड़ी अच्छी खासियत है, ये एक कमरे के घर होते हैं और जिसमें 2-2 चूल्हे होते हैं। ये पूरी तरह से कृषि के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर जनजातियां हैं। 29 मुख्य जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं और तकरीबन 79 अलग अलग जनजातियां और यहाँ पर रहती हैं। मैं जल्दी से बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आइए हम सीधे सीधे चांगलांग चलते हैं बोरदुमसा महिला मंडल के साथ, जहां पर हमारे साथ पिसिलू चिंगपो जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ चांता सिंगपो जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ दिहाईउन कोंगलाम जी जुड़ी हुई हैं। देखिए, हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना रंग बिरंगा उनका पहनावा, कितनी रंग बिरंगी संस्कृति। तो पिसिलू जी और चांता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात कहें।
टेसिलो जी, आपको बहुत अच्छा लग रहा है फिर से देखकर? तो हमारे बडुमसा महिला मंडल 1996 से शुरू हुआ था और रजिस्टर भी 1996 से किया था हम लोग का। तो उसका बाद में हम लोग सोशल एक्टिविटीज जो पोक्सो एक है, फिर ड्रग्स अब्यूज का अवेयरनेस कैंपेन, एम्पावरमेंट के। तो उसके बाद 2016 में हम लोग ने नरकम को ज्वाइन किया था। नरकम के ज्वाइन करते समय हम लोग जतन संस्थान और बडुमसा महिला मंडल नरकम महिला मंडल मिल के हम लोगों ने एसएससीएस को सेलेक्ट किया और जतन संस्थान का जो ट्रेनिंग किया था उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किया था। जतन संस्थान जो उदयपुर में ट्रेनिंग हुआ था उसमें हम लोग का मेंस्ट्रुअल न्यूट्रिशन, मेंस्ट्रुअल न्यूट्रल एंड हाइजीन के बारे में हम लोग को ट्रेनिंग किया था। उसके साथ साथ पेट्स जो सैनिटरी पेट्स टीचिंग कहते हैं वो भी हम लोग को ट्रेनिंग था। तो हम लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेके गांव में जाके हम लोग ट्रेनिंग भी दिया। तो ट्रेनिंग देने के बाद में हम लोगों ने जो यूनिट प्रोडक्शन यूनिट वखेतना में सेटअप किया था 2019 जून महीना में। तो तब से हम लोगों ने बहुत से पेज सिलाया। हमारी वो एसएससी फेडरेशन की तरफ से भी बहुत से पेज सिलाया और गांव में हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन किया। उसके बाद में हम लोगों ने जो पेज सिलाया उसको सेल करने की कोशिश की। फिर सेल करने की कोशिश करते करते हम लोग को गवर्नमेंट सप्लाई भी मिला था। तो गवर्नमेंट सप्लाई भी हम लोगों ने काफ़ी गवर्नमेंट सप्लाई भी आया था। स्कूल और मेडिकल को हम लोगों ने सप्लाई भी दिया। फिर क्वारंटीन सेंटर जो लॉकडाउन के समय में क्वारंटीन सेंटर में भी डोनेट किया। कोविड-19 के जो केयर सेंटर है उसमें भी हम लोगों ने डोनेट किया। ये मेंस्ट्रुएशन जो होता है हम लोग का ट्राइब में, अरुणाचल में बहुत सी ट्राइब होता है। उस ट्राइब में हम लोग का जो सिंगपो ट्राइब है उसमें हम लोग का कुछ माना नहीं है। उसमें जो भी हम जब भी 14 इयर्स से 15 इयर्स का जो भी मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसमें हम लोग का जहाँ भी जा सकता है। हम लोग का कोई माना नहीं है। हम लोग नहा धो के साफ सुथरा होके हम लोग मंदिर में भी जा सकता है, फिर किचन में भी, पूजा घर में भी हम लोग जा सकते हैं। हम लोग का कोई माना नहीं होता है। लेकिन जब एक लड़की को जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसका तकलीफ बहुत से होते हैं। वो जो मर्द सब समझता नहीं है, वो समझेगा भी नहीं। और हम लोग का जो होता है मेंस्ट्रुएशन तो हम लोग का कोई अपनी माँ भी समझ में नहीं आता कि उसका बेटी जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मेंस हो रहा है, उसको पता भी नहीं चलता है। हम लोग जो सिस्टम में वो नहीं है, हम लोग का छिपाएगा, फिर शर्म करता है कोई तो उसको हम लोग खुला में बोलने का, फिर उसको जहाँ तहाँ बोलते रहने का हम लोग का सिस्टम में नहीं है। हम लोग जब भी होता है तो जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको नहा धो के जब भी जहाँ भी जा सकता है, कुछ मना नहीं है हम लोग का। तो उसी मेंस्ट्रुएशन का ये पार्ट हम लोगों ने जतन संस्थान का जब ट्रेनिंग हुआ तो उसमें बहुत कुछ सीखा। हम लोग ने पेज सिलाना भी सीखा। फिर मेंस्ट्रुएशन का इम्पोर्टेंस जो है वो हम लोग को ये भी पता नहीं था। मेंस्ट्रुएशन का इम्पोर्टेंस छिपाना है या क्या करना है वो भी पता नहीं था। लेकिन जब हम लोग वहाँ ट्रेनिंग में किया तो हम लोग बहुत सिखाया। इसलिए हम जतन संस्थान से भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे अरुणाचल की ओर से। फिर जो हम लोग का जब जतन संस्थान से आके हम लोगों ने जब ट्रेनिंग शुरू किया, पेज सिलाना शुरू किया तो हम लोग का काफ़ी चैलेंजेस भी आने लगा। चैलेंजेस में जो है समझाना जो 14-15 इयर्स का या तो महिलाओं जिसने ये पेट्स यूज नहीं किया, रीयूजेबल पेट्स यूज नहीं किया, जो यूज एंड थ्रो जो यूज कर रहे हैं उसको
माइंडसेट में लाना हम लोग के लिए बहुत चैलेंजेस झेलना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने ट्रेनिंग दे के नरकम के साथ मिल के ट्रेनिंग दे के पीसीलू मैम, मैं आपको यहाँ पे अभी रोकूंगी। थैंक यू बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने क्या क्या काम किया है वहाँ पे। मुझे दिख रहा है कि आप लोग सब सेंटर पे हो एंड आपके साथ आपकी पूरी टीम है, तो सबको बहुत बड़ा हाय जो वहाँ पे हैं सबकी ओर से। मैं नेक्स्ट स्पीकर चांता को इनवाइट करना चाहूंगी अब बोलने के लिए। दया, okay, I'm not sure. In the meantime, I will request Payal to just share the PPT again till they're ready. Okay, great. Let's start, ma'am. नमस्ते सभी को, मेरा नाम नांग चंदा सिंफो है। मैं एक हेल्थ एजुकेटर हूँ, बोर्डुमसा बस्ती का, चांगलांग अरुणाचल का। हमारे यहाँ में कुछ जातियाँ पाई जाती है, जैसे कि सिंफो, खमती, तांगसा, नोक्टे, वांचुंग, आदिवासी, चकमा और लिसु जैसे। यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन खेती बाड़ी और जानवर पालना है। और यहाँ के औरत लोग कपड़ा बनाने में, हैंडीक्राफ्ट में और खेती में बहुत सारा इंटरेस्टेड है। और हमारे पुराने जमाने में जैसे कि बाल विवाह जैसे भी प्रथा था, जिसमें समय में हम लोग को महिला या लड़की लोग को बहुत तकलीफें झेलना पड़ता था। उस समय में लड़की के अधिकार में प्रॉपर्टी का कुछ अधिकार नहीं होता था, लेकिन आजकल के जमाने में औरत लोग अपना पति के प्रॉपर्टी का अधिकार है। मेंस्ट्रुएशन के समय में यहाँ में कुछ रीति रिवाज माने जाते हैं, जैसे कि आपको ड्योरी और कोचारी में ज्यादातर पाए जाते हैं। और हम लोग का अरुणाचल का अलग ट्राइब में तो ये रीति रिवाज तो नहीं है। यहाँ में रीति रिवाज कुछ जैसे कि खाना पकाने के लिए किचन पर, आपको पूजा पाठ करने के लिए आपको मंदिर पर, या सब्जी तोड़ने के लिए खेत पर खलियान पर जाने के लिए अधिकार नहीं है। और हमारे यहाँ में मेंस्ट्रुएशन के समय में कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि कपड़ा का टुकड़ा। अभी रिसेंटली हम लोग यहाँ का महिला या लड़की लोग कॉटन पेस्ट यूज करते हैं। और ज्यादातर यहाँ के महिला और लड़की लोग डिस्पोजल पेस्ट यूज करते हैं, जैसे कि विस्पर, सॉफी। और ये सॉफी, विस्पर या मेंस्ट्रुएशन के समय में जो कपड़ा बदलने के लिए वो लोग टॉयलेट, बाथरूम और रूम इस्तेमाल करते हैं। और ये कपड़ा मेंस्ट्रुएशन का जो लोग धोते हैं उसको सुखाने के लिए घर के अंदर या घर के बाहर सुखाते हैं। कोई ये मेंस्ट्रुएशन कपड़ा धो के सूरज की रोशनी पर डायरेक्टली सुखाते हैं, कोई उसके ऊपर एक कपड़ा ढक के सुखाते हैं। और मेंस्ट्रुएशन के खत्म होने के बाद अगले नेक्स्ट महीना तक उसको वो मेंस्ट्रुएशन का प्रोडक्ट वो लोग एक छोटा सा बैग पर रखकर अलना या अलमारी के पीछे कहीं में छुपा देते हैं, जहां में कोई मर्द न देख पाए। और मेंस्ट्रुएशन कपड़ा धोने के लिए वो लोग कभी कभी ट्यूबवेल, बाथरूम या टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट वो लोग कोई लोग जला देते हैं, कोई लोग फेंक देते हैं। स्पेशली डिस्पोजल प्रोडक्ट जो जलाते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है। और हमारे मेंस्ट्रुएशन के समय पे हम लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं कम से कम केमिकल कम होने वाला चाहिए। और हर 4 घंटे में एटलीस्ट कपड़ा हो या डिस्पोजल बदलते रहना चाहिए, जो हमारा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करे कि कैसे वहां पे I'll speak in English, sorry. You shared very important points, Shanta, how women are were not allowed to inherit property. Also, we must understand that these are the scheduled states of India.
and different, sometimes laws are practiced differently over here. So very interesting insights that you could give us into how menstruation is being managed by women. So one of the things that we missed showing you in the slideshow, which I'll ask my colleague to share here. Have you shared? I can't see it. Okay. So you can all see that the cloth pads on the side called Pure pads. So Pure is the branded pads that Bodumsa Mahila Mandal is producing and even selling across different territories. So thank you again. The important learnings that we could see from Bodumsa Mahila Mandal's model is, one, that really fierce women who wanted to change things around menstruation, got together to do this. Secondly, there was huge uninterrupted support that they received from the government in scaling up. So, that made a real load of difference. And that is the prime difference you will see between SHGs that could not take off with the production unit and the Bodumsa Mahila Mandal, which went on to do exceptionally well. And thirdly is the huge investment in breaking silence and building awareness alongside production of a product. So what you can see now are some of their products that they immediately produced as a response to COVID. And this also helped their women earn an income during those tough times. So thank you very much. I will now go to the next group, which is, and introduce you to the Tirap Women Development SHG. The Tirap Women Development SHG was formed in 2015 at Khonsa in Tirap, which is another district in Arunachal Pradesh. Tirap is another district in Arunachal Pradesh. This was under the NERCOM government agency support. There are 13 members in this SHG, and they run a production unit for disposable sanitary napkins as the same model as Arunachalam Murugunathan under his aegis. And this is what they thought was the way to address personal hygiene needs in remote villages of Tirap. So through our speakers today, we wish to understand what are the perspectives of groups that are running these disposable sanitary napkin units, which seems to be like the most popular form of intervention that is supported in the menstrual health space. So over to our speakers today. I have Angap Wangpasam, Miss Kamli Pansa, and Miss Pinky Thongsam with us. So I'll quickly ask Om to translate and take us through their PPT. Yeah. शुक्रिया स्मृति। तो अभी हम साथ सीधे चल रहे हैं हमारे दूसरे ग्रुप के साथ, जो अरुणाचल में तिराप नाम के जिले में है, जिसका मुख्यालय है खोंसा गांव। तो खोंसा से अभी हमारे साथ अंगाप जी, कमली जी और पिंकी जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे उनकी यात्रा के बारे में जानते हैं। ये महिला विकास एसएचजी जो ग्रुप है, ये नाकॉम के साथ जुड़ा हुआ है और 13 अलग अलग एसएचजी का फेडरेशन है। ये डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स बनाने में जुटा हुआ है, जो अरुणाचलम मुरुगनाथम के मूल आइडिया से प्रेरित है। और ये सारे नैपकिन्स को वो अपने पूरे तिराप जिले के अलग अलग दूरस्थ गांव में भिजवाता है। तो हम अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं खोंसा की खूबसूरती को। यहाँ जो आप अभी गांव देख रहे हैं, इन घरों को मचान कहा जाता है, और ये भी पूरी तरह से जिला जो है ये खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट भी बहुत फेमस है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आइए हम सीधे अंगाप जी, कमली जी और पिंकी जी के पास चलते हैं और उनसे उनकी यात्रा के बारे में जानते हैं। पिंकी जी। गुड आफ्टरनून सबको। ये हमारा तिराप और लोंगडिंग का वुमेन एसएचजी, वुमेन डेवलपमेंट एसएचजी को हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। नमस्ते आप सभी को। मैं अरुणाचल से तिराप डिस्ट्रिक्ट और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम अंगप वांगपासम है और हमारे यहाँ में चार ट्राइब्स है, वंचो, नोक्टे और ओलो और टूसा। हमारे यहाँ में पहले जमाने में मेंस्ट्रुएशन होते समय में कुछ भी यूज नहीं करता था और ऐसे ही मतलब एक दूसरे से शर्म करके बताता भी, शेयरिंग भी नहीं करता था। और यहाँ पे कुछ कपड़ा पैड्स तो और भी आता नहीं था। कपड़ा कोई थोड़ा जानने वाला कपड़ा यूज करता था और कोई तो कुछ भी यूज नहीं करता था। पहले ऐसे ही था और एक दूसरे से बहुत शर्म करता था। और ऐसे तो कुछ मेंस होते समय कुछ ऐसे इश्यूज नहीं है कि मतलब जो चर्च में नहीं जा सकता है, मंदिर नहीं जा सकता है, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। मेंस होते वक्त हम लोग सब कुछ कर सकता है। और
हम लोग यहाँ में ज्यादातर मतलब छोटा उम्र में, कम उम्र में शादी हो जाता है लड़के लोग में। और वैसे अभी तो इतना मतलब बस्ती बस्ती में हर कोई नहीं ले पाता है, फिर भी ज्यादातर तो अभी पेस्ट को यूज करने के लिए और थोड़ा मतलब कपड़ा इस्तेमाल करने के लिए भी सीख गया। और पहले जमाना में तो ऐसे भी कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी तो मतलब अगर पेट्स को हर समय खरीद नहीं सकने से भी थोड़ा मतलब एक दूसरा को शेयरिंग कर पाता है और थोड़ा मतलब इन सबको लेने के लिए कोशिश करता है। और अभी तो बोला जाए तो मतलब ज्यादातर लोग पेट्स को यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ में जो वी केयर बनाता है उसको हर बस्ती में पहुंचाने के लिए हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ये स्कूल एजुकेशन का वो लोग का साथ मिलके, DDSC से मिलके स्कूल में हम लोग प्राइमरी स्कूल में सभी को बांटने के लिए कोशिश करता है और बांट भी रहा है। और SHG लोग को और नामजी लोग का सभी को हर बस्ती बस्ती में पहुंचने के लिए, सब जगह में पहुंचने के लिए हम लोग सब इसी को बांटने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और दुकान दुकान में भी हम लोग देते हैं। और जितना हो सकता है उतना हम लोग बस्ती अंदर में जहाँ पे मतलब दुकानें नहीं होते हैं और जहाँ पे वो गाड़ी नहीं पहुंचते हैं वहां में भी हम लोग पहुंचाता है SHG का थ्रू से और स्कूल का थ्रू से स्टूडेंट लोग को, प्राइमरी स्टूडेंट लोग को सभी को बांट देता है। और वैसे तो हम लोग का यहाँ में और लोग पहले तो एक दूसरा से बताता नहीं है और ऐसे ही कुछ भी यूज नहीं करता है, खेती जाता है और ऐसे जहाँ तहाँ मतलब ऐसे कुछ भी यूज नहीं करके घूमता फिरता है। लेकिन अभी तो ऐसे नहीं है। जब से ये सैनिटरी पैड्स, जब से हम वी केयर बनाया है तब से तो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इसी चीज को यूज करने के लिए और शर्म नहीं करने के लिए एक दूसरे से शेयरिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे लोग को जितना भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना भी हमारा मेंबर लोग है वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल का थ्रू से स्कूल में और SHG का तरफ से बांटने के लिए और अवेयरनेस भी कर रहे हैं। हम लोग जो जगह जगह में जाके स्कूल में जाके हम लोग अवेयरनेस भी करते हैं। तो सब दुकान दुकान में देने के लिए सभी लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू टीम फ्रॉम तिराप। पिंकी जी, हम अब रिक्वेस्ट करेंगे आप शेयर करना खत्म करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंसाइटफुल रहा। आपसे ये समझ में आया English. So it was very insightful to hear from the group Tirab that is producing disposable sanitary napkins in their unit. Insightful in terms of how have they taken up marketing initiatives. That is always the big challenge when production units start popping up in rural areas. So they have really extended their sales into local markets and hand-to-hand delivery and used awareness also as a tool to market their product better. However, at Jatan, we have always been uncomfortable, skeptical about looking at disposable pads as an option for addressing menstrual health. And because we think it has a huge negative impact on the environment and also on the health in ways. So, but we do understand that it is a convenient option, and we also recognize that it is one of the most popular funded interventions across India. So we are very happy that we could hear voices from people who are running such units, and thank you. So now I will invite Raj from NERCOM. The Northeastern Region Community Resource Management Project, NERCOM, is a livelihood and rural project aimed to transform the lives of poor and marginalized tribal families in the Northeast region of India. NERCOM is a joint developmental initiative of the Northeastern Council, the Ministry of DONER, Government of India, and National Fund for Agricultural Development. In 2018 and 19, Jatan worked very closely with NERCOM to implement cloth pad production units in 4 states of Northeast India, which is Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, and Manipur, and also build resource teams to ensure that they become menstrual health educators. So with no more delay, I would invite Raj Kungur Basumatri from NERCOM to give us broad insights on the menstrual health work that is happening in their area, and also pick from the previous speakers to conclude this session. Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया तिराप ग्रुप का। तो आइए हम सीधे अब चलते हैं नैकॉम की तरफ। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑफ, या हम कहें नैकॉम, पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण विकास और आजीविका संवर्धन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। ये आदिवासी समाज के साथ बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इन्हें पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय भारत सरकार और कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष से आप जुड़े हुए हैं। साल 2018-19 में नाकॉम और जतन संस्थान ने साथ मिलकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और आसाम में बहुत जमीनी स्तर पर एक साथ काम की शुरुआत की। आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं और हम सीधे चलते हैं श्री राज खुंगुर बासुमित्री की तरफ, जो नाकॉम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में। राज जी। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैन यू हियर अस? जी बिल्कुल। First of all, on behalf of NERCOM, I'd like to take this opportunity to thank Jatan Sansthan, Udaipur, Rajasthan, and IIT Madras for initiating to work in the field of menstrual health management program. Before I share our experience, I would like to brief about NERCOM in short. Northeastern Community Resource Management Project is a jointly funded project of the International Fund for Agriculture Development, IFAD, and Northeastern Council, Ministry of Donor, Government of India. Our project involved in livelihood promotions and rural development since 1999 in 4 states of Northeastern region, that is in Changlang, Tirap Longding district of Arunachal Pradesh, Karbi Anglong, Dima Hasao district of Assam, Ukhrul, Senapati, Churachandpur, Chandel district of Manipur, and West Garo Hills, West Khasi Hills district of Meghalaya. A total of 8,414 self-help groups and 2,891 natural resource management groups has been formed, and different rural development, livelihood activities and women empowerment activities are implementing through these 2 key grassroots CBOs. Since starting of the project, even though health and sanitation program was a part of the project, but we never worked directly in menstrual health management, which is very much important as women health is concerned. The picture is not different from other parts of the mainland India. Many cultures, beliefs, myths, taboos are practiced in the community, as our already co-speakers have highlighted and talked on this, and practices also. And we are very much fortunate, and as we got the opportunity to work in the field of menstrual health management program under Steiner Initiative, Principal Scientific Advisor, Government of India, funded by Ministry of Donor, and our journey started from November 2018 for creating awareness among the community and promoting biodegradable, eco-friendly sanitary napkins. Within this short span of time, under the guidance of Jatan Sansthan and Rural Technology Action Group IIT Madras, we have set up 4 reusable sanitary cloth pads unit and 4 biodegradable sanitary production units, supported by 2 more other organizations like Bachelo Foundations and Arunachalam Muruganatham of Coimbatore and Jatan Sansthan. Our SCGs are running these production units and promoting by creating awareness among the community. Here, we would like to share a few of our best practices and some of the activities which is carried out under this time. Raj, I'll just intervene you for a moment. Yeah. Since we've heard from activities about the group, there is a question for you. Yes. That how were the cloth pads received by the community in Arunachal Pradesh? Excuse me. Would you like to comment on that? That how are the cloth pad units doing? How is the community receiving these cloth pads? Are they happy about it? Is it difficult to sell? What does the community feel? Yeah, there are some challenges we have. Before I share about the challenges and this part and also the sustainability part also. So I would like to highlight a few best practices actually, which is like we have a strong district admission support, which is the first one actually, Government of Arunachal Pradesh. Since last 2 years, we had a very strong relation with district administration, and because of the district administration support, we could
set up our unit, and also we are trying to promote our reusable pads as well as our biodegradable pads to the community and also to the other part of the districts. And also we have to tie up with school health education program also, and we have a regular supply to the production unit. So, and sometimes what's happened, our district administration also purchase for some other underprivileged area or backward areas where they have distributed through district administration. So we have a very strong, good support from district administrations regarding promotion of our product. And also, like some CSR activities we had recently, the Samarvan Foundations from Mumbai, they have come forward and they have purchased, they have also supported for equipments as well as tools and machineries for strengthening our production unit. And also they have purchased around 1,000 reusable clothes for distribution in Mumbai municipal area, Maharashtra. And the organization has also assured to buy some more products after the COVID pandemic. So these are the few marketing we are doing to support from district administration as well as from some CSR activities. And we are also getting some offer from like Assam Rifles in Arunachal Pradesh. They are very much interested to buy our reusable product as well as biodegradable product. So like in that way, we have to promote our product to the other part of the district or to reach the community. Thank you, Raj. I'll have to request you to stop here, Raj, because we are running short of time. But having said that, there are many questions that are coming up in the Q&A space. We have a question answer session towards the end, and there we will request everyone to take these questions. So please let your questions keep coming in. Thank you. Om, over to you. धन्यवाद राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों, हम सब ने इस चीज को देखा कि किस तरह से नायकॉम्प ने आजीविका संवर्धन पे काम करते करते उसे महामारी प्रबंधन से जोड़ते हुए उस पे बहुत अच्छे से काम किया। और जो बात सबसे ज्यादा समझ में आई मुझे राज जी के प्रबोधन के अंदर, वो ये थी कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य सरकारें इस चीज के ऊपर मदद करें तो अगर हम ये तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट को या किसी भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को एक अच्छी ऊंचाई हासिल करने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया राज आपके पूरे इस प्रबोधन का, जिसमें हम सब ने बहुत अच्छे से समझा। साथियों, हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अपनी स्वच्छता के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है और हम सभी वहां की सैनिटेशन स्किल्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे जरूर ये हमारे वहां के जो प्योर पैड्स हैं और दूसरे जो बायोडिग्रेडेबल पैड्स हैं वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे होंगे। नायकॉम का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सीधा अरुणाचल से फिर से आ जाते हैं राजस्थान। और राजस्थान में रेगिस्तान के बाद हम सभी आमतौर पर जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे सामने डेजर्ट आता है, पर साथियों राजस्थान सिर्फ डेजर्ट का नाम नहीं है, ये बहुत हरा भरा इलाका भी है। और ऐसा ही एक हरा भरा इलाका है डूंगरपुर का। जी हाँ, ये एक आदिवासी क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान का, जहाँ पे ज्यादातर भील और मीना कम्युनिटी समुदाय के साथी रहते हैं। यहाँ माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे खूबसूरत डूंगरपुर क्षेत्र को, जहां आदिवासी क्षेत्र के दूर दूर बने हुए मकान, कच्चे मकान हम देख पा रहे हैं। तो ये भील जाति के आवास हैं। आमतौर पर ये भी एक कमरे के ही एक आवास होते हैं। साथियों, यहाँ पे हम नेशनल हाईवे नंबर 8 जो है वो इसके पास से गुजरता है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हाईवे के साथ लगते हुए जितने भी परिवार रहते हैं, वहां की लड़कों ने फिर भी पढ़ाई करके टीचर और नर्स बनने को लेकर वो आगे बढ़े हैं। पर जब हम हाईवे छोड़ देते हैं तो नीचे की तरफ जाते ही यहाँ पर भी अशिक्षा, जल्दी शादियां, ये सभी प्रथाएं हमको देखने को मिलती है। तो माइग्रेशन बहुत ज्यादा है इस बेल्ट में। आमतौर पर किशोर किशोरियां और युवा यहाँ से माइग्रेट करके गुजरात का रुख करते हैं और वहां अलग अलग तरह का काम करते हैं। तो इसी टीम में हमारे साथ जतन संस्थान की तरफ से ही अंजू, ओम प्रकाश और मोनिका जुड़ी हुई हैं। तो हम सीधा उनके पास जाते हैं इन झलकियों को देखते हुए कि वे आए और अपनी बात को कहें। उससे पूर्व मैं स्मृति को इनवाइट करता हूं इसी बात को अंग्रेजी में कहने के लिए। स्मृति जी।
Thank you. Away from the deserts of Rajasthan, as many of us perceive it's all desert, there is Dungarpur that sits in the laps of Aravalli Hills, which is house to many tribal communities, especially the Bhil and the Meena communities. They have a culture of their own, and this area sees large-scale migration that happens every year, especially of adolescent boys and men, all of them migrating to the state of Gujarat for work. Jatin has been working in this area with adolescent boys and girls with a focus on sexual and reproductive health. So to get some insights from the community, let us connect to Anju Sisodia, Om Prakash Meena and Monica Parmar from Dungarpur. मेरा नाम अंजू है और मैं जतन में काम करती हूँ, जतन डूंगरपुर। अभी डूंगरपुर से हमारे साथ मेरी टीम से ओम प्रकाश और मोनिका जुड़े हैं, जो थोड़ा डूंगरपुर के बारे में और साथ ही हम किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम ओम प्रकाश मीणा है और मैं डूंगरपुर में आदिवासी भील समुदाय के साथ हम काम करते हैं। यहाँ के ज्यादातर घर पहाड़ियों पर स्थित है और दूर दूर स्थित है और यहाँ का पूरा एरिया गुजरात से टच में है, तो यहाँ की लैंग्वेज भी थोड़ी गुजराती मिक्स है और यहाँ के ज्यादातर लोग काम करने के लिए गुजरात में जाते हैं, जिनमें पुरुष वर्ग ज्यादातर गुजरात में काम करते हैं और महिला वर्ग खेती और घर का काम और लोकल मजदूरी का काम करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ शराब का थोड़ा ज्यादा चलन है, तो इसके कारण पुरुष वर्ग ज्यादा शराब पीते हैं और आर्थिक रूप से महिलाओं की थोड़ा सपोर्ट कम करते हैं। और उसके साथ साथ त्योहारों के दिनों में महिला और पुरुष दोनों शराब पीकर नृत्य करते हैं। और यहाँ के आदिवासियों के कुछ नियम हैं जिनमें वे एक दूसरे के साथ शादी से पहले रहते हैं और शादी के बाद जब वो असहज महसूस करते हैं या फिर उन्हें पसंद नहीं करते तो फिर किसी और के साथ भी रह सकते हैं। और जब साथ में रहते हैं शादी से पहले तब भी वो शारीरिक और यौन स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखते हुए शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और आगे हमारे साथ मोनिका है, वो आपको मावरी बनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका परमार है, मैं जतन डूंगरपुर से हूँ और मैं भी भील समुदाय को लेकर काम कर रही हूँ। और यहाँ पे जो भील समुदाय में जो है ना माहवारियों को लेकर जो महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है उस बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब महिलाओं को माहवारी होती है तो उनको घर में अलग ही रखा जाता है और है ना महिलाओं को किसी भी वस्तु को छूने नहीं दिया जाता है और ना ही किचन में जाने दिया जाता है, ना पूजा पाठ करने दी जाती है और ना ही जो सब्जियों की बाड़ी होती है वहां पे जाने दिया जाता है, क्योंकि जो माहवारी से निकलने वाला खून होता है उसे सबसे गंदा खून माना जाता है। और जो महिलाएं होती है वो जब माहवारी होती है उनको तो जो भी कपड़ा मिलता है वो यूज कर लेती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। और उन महिलाओं को ये भी नहीं पता होता है कि इसको डिस्पोज कैसे किया जाता है और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो उनको पता नहीं होता है, तो जिसकी वजह से उनको बीमारी होती है। और कई बार तो महिलाएं है ना बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है तभी हॉस्पिटल जाती है, इससे पहले नहीं जाती है। और जहाँ तक पुरुषों की बात जहाँ स्कूलों में सैनिटरी पैड है ना, जब महिला टीचर होती है तभी उनको वो पैड बांटे जाते हैं, अगर पुरुष टीचर होते हैं तो उनको वो पैड नहीं बांटे जाते और ना ही इनके बारे में बात की जाती है। और ये जो पुरुष होते हैं जब महिलाओं को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पुरुषों को बताते हैं तो उनको ध्यान नहीं देते हैं और नहीं इनकी बात को सुना जाता है और इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। और महिलाएं इसकी वजह से वो अपने आप को असहज महसूस करती है और किसी को कुछ कह नहीं पाती है, ना ही किसी को बताने में असमर्थ, ना ही अपने पड़ोस में भी किसी से कहती है, ना अपने घर में भी किसी से कुछ भी कह पाती है। और जब हमने इस टीम के साथ मिलकर जब हमने काम शुरू किया तो हमने ना उनको पेड़ बनाना शुरू किया, तो हमने पेड़ बनाना सिखाया उनको। जब हमने हाथ से पेड़ बनाना सिखाया तो महिलाओं ने सीखा और बहुत सारी हमने 450 किशोर किशोरियों और महिलाओं के साथ मिलकर हमने पेड़ बनाना शुरू किया, जिसमें से है ना 130 किशोर थे और उन्होंने मिलकर हमने जब पेड़ बनाए और है ना जब महिलाओं ने इन पेड़ों को जब यूज किया और जब उनको है ना उनको अच्छा लगा और उनकी आर्थिक स्थिति के माध्यम से भी उनको सही लगा, तो है ना उन महिलाओं को बहुत अच्छा लगा और वो महिलाएं कहने लगी कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने उनको बताया कि इस बारे में कि इसकी वजह से क्या आपको फायदा और नुकसान हो सकता है। जब हमारी कलेक्टर साहब से अभी हमारा संवाद हुआ था तो हमने इस बारे में बताया था, तो कलेक्टर साहब ने भी हमें बहुत प्रोत्साहन दिया और इस बात को लेकर बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए बोला।
हमारी संस्था में यूनिमन प्रेजेंस साथ में हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्य महामारी को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों की धारणा और मितक पर जो हमारा काम है, उसमें हम किशोर और किशोरियों के हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं उनके साथ, और महिला मीटिंग होती है, अभिभावक मीटिंग होती है, उनमें भी हम किशोर ये महामारी पे बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे किशोर किशोरियों के छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, इनमें हम डायरेक्टली रूप से 3000 किशोर किशोर के साथ काम कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली रूप से हम लगभग 10,000 किशोर किशोर के साथ काम कर रहे हैं। और उसमें हम उनको भ्रांतियों और मिथक से दूर करने का काम करते हैं, और उसके साथ साथ उगेर के जो अनुभव है वो भी उनसे साझा करते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट के बारे में उनको सलाह नहीं देते, सारे प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। और उसके साथ साथ काम में हमको बहुत सारे चैलेंज भी आए, जिसमें कुछ जगह पर अभी भी बहुत प्रयास करने पर भी इस महामारी पे खुलकर बातचीत नहीं हो पा रही थी, और इस मुद्दे को लेकर ज्यादातर लोग संवेदनशील नहीं थे। तो उसको देखते हुए हमने कुछ और भी काम किए, जैसे हमने सरकारी विभागों से संवाद किए और उनसे इसके बारे में बातचीत की, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और एएनएम की हेल्प ली, और जो पहाड़ी पे दूर दूर जो घर थे उनमें हमने युवा लीडरों के माध्यम से वहां तक पहुंच बनाई, और फिर महिलाएं और किशोरियों को हमने हॉस्पिटल और सरकारी योजना से जोड़ने का काम किया। ओके, थैंक यू बहुत बहुत सभी को, डूंगरपुर टीम को, अंजू, मोनिका एंड ओम प्रकाश जी। आपने कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताई हमको, थैंक यू बहुत बहुत। Some of the important learnings that we got from the Dungarpur team was how they used hand stitching of pads as an important tool to break silence, and for emphasizing on the need of using an eco-friendly product. That worked for them. And then slowly moving from adolescent boys to men in the community to bring about a change in spite of the challenging environment to work on such a topic has been again a strength. So thank you very much, Team Dungarpur. I will now invite Om to introduce us to our next group from Neemaj Khera. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया टीम को, और आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से पुरुषों को साथ में जोड़ते हुए और प्रशासन को साथ में जोड़ते हुए आप किशोर किशोरियों के साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डूंगरपुर टीम। आइए सीधा उदयपुर चलते हैं और उदयपुर की नीमच खेड़ा कच्ची बस्ती का एक जायजा लेते हैं। मैं पायल से रिक्वेस्ट करूंगा कि पायल ने पीपीटी लगा ली है। तो दोस्तों, नीमच खेड़ा एक कच्ची बस्ती क्षेत्र है जो उदयपुर के साथ एक पहाड़ी पर लगता हुआ है। ये आज से कुछ 35-30 साल पहले तक तो पूरी तरह से कब्जे वाली जमीन थी, जहां लोगों ने कब्जे कर करके घर बना लिए, जो अब धीरे धीरे नगर निगम क्षेत्र में आ गया है। यहाँ पर कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर ढोल बजाने, कठपुतली बनाने और उन्हें बेचने, और यहाँ की महिलाएं दूसरे घरों में काम करने को जाती हैं, ये इनके मुख्य काम है। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो SC, ST और OBC कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ कच्चे और पक्के दोनों ही प्रकार के मकान हैं, और इसी क्षेत्र में हमारी अपना जतन केंद्र बच्चों के साथ संचालित होता है, और उगेर केंद्र हमारी यहाँ की महिलाओं के साथ संचालित होता है। ये केंद्र महिलाओं को माहवारी प्रबंधन और प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण तो देता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर ये सभी महिलाएं साथ में जुड़कर उगेर पैड्स के निर्माण और इसके साथ साथ दूसरे बहुत से प्रोडक्ट्स के निर्माण का काम करती है। बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर प्री कट का काम होता है, उसके बाद ये महिलाएं यहाँ से सामग्री को, कच्ची सामग्री को अपने साथ ले जाती हैं और फिर घर पर जाकर उनको सिलती है और वापस लाकर उन्हें जमा कराती हैं। तो आप इन पिक्चर्स को यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो नीमच खेड़ा से हमारे साथ संतोष जी जुड़े हुए हैं और भी साथी जुड़े हुए हैं। हम उनकी तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं स्मृति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे अपनी बात को कहे। स्मृति जी। So the project Ugair has been running in the Neemaj Kheda Basti of Udaipur, and this is a little hill where a lot of communities, nomadic communities who are largely involved into puppeteering, puppet making, and communities who are working in small hotels, who run rickshaws, daily wage laborers, house painters, and all of them live. So Ugair has been running its center for producing cloth pads over here for the last many years, and we would like to hear some of the women who are engaged in this stitching activity to now speak. So I welcome Ms. Santosh Kumawat, Ms. Sonu Kumawat, and Ms. Sangeeta Srivastava to start sharing with us. नमस्ते, मेरा नाम संतोष कुमावत है। मैं उदयपुर के
निमसखेड़ा से हूँ। जतन संस्थान द्वारा संचालित उगेर सेंटर पे मैं कार्य करती हूँ। मेरे साथ यहाँ की 50 औरतें जुड़ी हुई है। यहाँ पे अधिकतर सभी जाति के लोग रहते हैं। कुछ घाट और कुछ भील जाति के लोग हैं जो ऊपर पहाड़ी पर रहते हैं। और उगेर पर कॉटन निर्मित प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें पैड, मास्क, बेबी डायपर आदि बनाए जाते हैं। अभी कोविड के टाइम पर हमारे सेंटर से महिलाओं को बहुत सारी मदद मिली, क्योंकि कोविड में हमने बहुत सारे मास्क बनाए ताकि महिलाएं घर ले जाकर इसको बना सके। महिलाओं को अभी कोविड में सारे पुरुष जब घर पे बैठ गए थे तो महिलाओं को हमारे सेंटर से बहुत फायदा मिला। जो पुरुष पहले ये कहते थे कि महिलाओं को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना चाहिए, वही पुरुष अब हमको आके बोलते हैं कि आप कुछ काम दो ताकि हमारा घर खर्च निकल सके। महामारी की बात करें तो यहाँ पे महामारी को लेके यहाँ पे भी बहुत सारी धारणाएं बनी हुई है। महामारी पे बात नहीं करते हैं, चुप्पी रखते हैं। लेकिन जैसे हमारा सेंटर यहाँ पे खुला, उसके बाद में हमने अवेयरनेस की बहुत सारे प्रोग्राम किए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लोग खुल के बात करने लगे। इसी के साथ मैं सोनू को इनवाइट करूंगी, वो बस्ती के बारे में बताएं। नमस्ते, मेरा नाम सोनू कुमावत है। मैं उदयपुर से निमसखेड़ा बस्ती के अंदर रहती हूँ। यहाँ पर करीबन 800 घर हैं। यहाँ के लोग, कुछ लोग मजदूरी करने जाते हैं और कुछ लोग सोनू जी थोड़ा और आगे आके बात करिए। कुछ लोग कठपुतलियों का कार्य करते हैं, जो कठपुतलियां बनाकर बेचते हैं। हमारे बस्ती के अंदर 3 प्राइवेट स्कूल है, 1 सरकारी स्कूल की सुविधा है और पानी, बिजली वगैरह सबकी सुविधा है। कहीं जाने आने के लिए ऑटो की सुविधा भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक कचरे की गाड़ी आती है, जिससे हमें अपनों घरों का कचरा उस गाड़ी के अंदर डाल सकते हैं ताकि गंदगी ना फैले। हमारी बस्ती के अंदर एक जतन संस्थान से उगेर सेंटर है, वहां से हम सिलाई का कार्य लेकर आते हैं और अपने घरों पर सिलाई का कार्य करते हैं। हम लोग उगेर से सिलाई लाके पैड सिलते हैं, जो हम कम से कम, मैं खुद अकेली कम से कम 6 सालों से उस सेंटर से सिलाई का कार्य लेकर आ रही हूँ और सिलाई कर रही हूँ। मैंने 8000 तक पैड सिले हैं और अभी कोविड के अंदर मैंने मास्क की सिलाई करी, करीबन 6-7 हजार तक मास्क सिले हैं। बाकी और महिलाओं ने भी सिले हैं। हमें जो उगेर से इनकम हुई है, वो इनकम से हमें अपने घर खर्च में बहुत हेल्प मिली है। कोविड के टाइम पे हमारे हस्बैंड घर पर ही बैठे हुए थे, तो हमारा घर खर्चा नहीं चल पा रहा था, लेकिन हमें उगेर से बहुत सहायता मिली है और हमें अपने घर खर्च में कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे उगेर से महामारी के लिए पैड सिलाई जाते हैं, तो इसलिए उस महामारी के बारे में आपको संगीता जी बताएंगे। हमारा नाम संगीता, हेलो नमस्ते सभी को। हमारा नाम संगीता श्रीवास्तव है। हम यहाँ पे उगेर सेंटर में 6 सालों से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले तो पेड़ की सिलाई चालू करी हम लोगों ने, करीबन 6 साल हो गए। 6 साल में हमने 8-9 हजार कम से कम बता रहे, वो तो रीडिंग तो है नहीं हमारे पास। उसके साथ में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। पहले तो हम यहाँ से पेड़ ले जाते थे और सिलाई करते, जो किसी को देखते आते तो छुपा देते थे, उनको नहीं सिलते थे और बंद कर देते थे। अब तो क्या है, यहाँ पे आते आते हमारी शर्म भी छूट गई है और हम ले जाते हैं यहाँ से और सबको बताते भी है और सिलते भी है और छुपाते भी नहीं है। तो बड़े बूढ़े आते हैं उनको बोलते हैं, और आसपास में हमारे जो लेडीज हैं उनको भी हम बताते हैं, लड़कियां हैं उनको भी बताते हैं कि देखो हमारे उगेर सेंटर से ये काम आ रहा है, आप भी इनको यूज करो मतलब और लेकर आओ। तो वो औरतें भी अब थोड़ा बहुत उनमें भी बदलाव आ गया है। अब इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थी पहले वाली, जो उनमें सबसे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ गया है। पहले अब रातियों के बारे में करते थे कि अब हमारे यहाँ अचार है, पापड़ है, ये चीजें नहीं बनाते हैं, मगर उनमें भी हम तो सब बनाते हैं, उसमें भी अब औरतें थोड़ा थोड़ा मतलब छोड़ने लगी है, क्योंकि बदलाव उनमें उनपे भी आ गया है। रही बात, वो पूछती है कि निर्मित पेड़ से क्या आपको मतलब क्यों लेकर आते हो, क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम, कैसे क्या इसमें फायदा है, तो उनको हम बताते हैं
इसमें कोई बीमारी हो या कोई बात हो मतलब पता चल जाता है। पहले तो उनको हम धोकर के कपड़ों के नीचे सुखाते थे। जब से उगेर सेंटर में आए हुए इसको भी हमने शर्म छोड़ दी और औरतों को भी बताया। जो औरतें बिस्तर जो है लाती थी उनको यूज करती थी। मैंने बोला अगर 2 दिन तक कचरे की गाड़ी नहीं आई, बाई चांस आप कहीं चले गए, कहीं रास्ते में फंस गए या कहीं मेहमान गए, वहां नहीं पता है आपको कहाँ डालोगे, इससे अच्छा तो ये जतन संस्था से उगेर सेंटर में चलो, वहां से पैड लेकर आओ, यूज करो और सुखा दो। कोई इसमें बार बार पैसे भी खत्म नहीं होंगे और आपके भी कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो हमारे यहाँ पे औरतों में बहुत सारा बदलाव आए। उसके बाद में रही बात ये भातियों की, औरतें कहती कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। हम तो सब करते हैं। अगर कहीं घर पे कोई बाई चांस हमारी बेटी है या हम है, घर पे सासू माँ नहीं है, तो उनके लिए 10 दिन तक नहीं आए, हम क्या बैठे थोड़ी ना रहेंगे प्यासे और भूखे, खाना नहीं बनाएंगे, किचन में नहीं जाएंगे, ये थोड़ी ना करेंगे। सब करो और पूजा पाठ हम लोग खाली नहीं करते हैं। ओके, तो थैंक यू बहुत बहुत उगेर टीम नीमच खेड़ा से। थैंक यू संगीता जी, सोनू जी, बहुत अच्छा बोला आपने। संतोष जी, कुछ चीजें जो some things that we learned from the discussion from Neemach Kheda is, one is there has to be a lot of focus on self-awareness. Only then can you break the taboos or get the courage to break the taboos collectively. Secondly, we also know that the copyleft philosophy has let Ugair expand its work, and you know, it has been able to replicate its work without any borders. So with that, we complete our session today. All our speakers have spoken. We now open the floor for question and answers. We have some questions that we've already received, which we'll start answering. But if anyone has any questions, you can raise your hands. We'll unmute you and ask, or you can share it in the Q&A box. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया उगेर टीम को और तीनों साथियों को जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही। और ये बहुत मजेदार था हमें सुनना कि किस तरह से काम करते करते आपने अपने खुद के व्यवहार और खुद के सोच को भी बदला और अपने घर के लोगों की, पुरुषों की खासकर सोच को बदला। कॉपी लेफ्ट की जो धारणा है ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से सभी लोग आगे साथ जुड़ते हैं, इसके आप सीधे जीते जागते उदाहरण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उगेर टीम को। तो आइए आज के हमारे सत्र यहीं पे संपन्न होते हैं और अब हम सीधे प्रश्नोत्तरी पे चलते हैं। जिन किसी के भी जो भी साथियों के प्रश्न हैं कृपया वो Q&A में लिख सकते हैं अथवा अपना हाथ ऊपर उठाकर भी अपनी बात अनम्यूट होकर कह सकते हैं। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, मैं स्मृति से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रश्न पढ़ें और वो हमारे किस वक्ता से वो प्रश्न पूछा गया है उसके ऊपर सीधे तौर पर बात करें। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द बोडुमसा टीम। पहला क्वेश्चन बोडुमसा के लिए है कि कैसे आपने पीसीलू मैडम एंड टीम, कैसे आपने क्लॉथ पैड्स को कैसे आपकी कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया, नहीं किया, और आपने कैसे बेचना उसको शुरू किया, कैसे आपने इंश्योर किया कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर वो बिके, उसकी सेल हो। तो दयास टीम, कैन यू प्लीज आंसर दैट। तो जब हम लोग का जतन संस्थान से ट्रेनिंग लेके आया तो हम लोग जब इनॉग्रेशन किया उसी दिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनॉग्रेशन किया था। तो उसी दिन ही हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो अभी तब एडीसी था अब डीसी बन गया, उन्होंने हम लोगों को 1000 पैच का ऑर्डर दिया था स्कूल के लिए, मेडिकल के लिए। उसी तरह हम लोग ने सेल करना शुरू किया। अभी आपके समुदाय में पीसीलू जी वहां पे क्लॉथ पैड को वो लोग ठीक से उपयोग कर रहे हैं, वो उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पसंद कर रहा है, अभी सब लोग यूज कर रहे हैं। स्पेशली स्कूल और मेडिकल में जो डिलीवरी औरत शॉप है उन लोगों के लिए यूज कर रहा है। हम लोग ने सप्लाई भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया पीसीलू जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्मृति जी। The next question is, how can people who are working in different areas in Maharashtra and different states with tribal girls, how can they become a part of this initiative? वो हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? अगर किसी को इस टाइप का इंटरवेंशन करना है तो उसके लिए जतन हमेशा दूसरों को खुद के एरिया में इंटरवेंशंस करने के लिए मदद करता है ट्रेनिंग्स के थ्रू। तो आप हमें ugair@जतन संस्थान पे लिख सकते हैं। चैट में हम वो ईमेल आईडी शेयर कर रहे हैं, आप उस पे हमें लिखिए और जरूर हम इसको आपके साथ आगे ले जाएंगे।
तीसरा सवाल है, there is one more question on the comparison of cloth pad and disposable pad. How do we compare cloth pad and disposable pad? So it is interesting that someone has asked this question. Thank you, because we've been talking about cloth pads, disposable pads all through. So सबसे पहले हमें ये देखना है, many of us may not know कि cloth pad क्या होता है. So if you can, I'll just turn on my video. If you see in my background, it's not visible. Cloth pads are pads just like the disposable pads, but they are made of 100% cotton. So they are biodegradable. If you throw them, they will go back into the earth, and they are reusable. They are reusable. They can be washed and reused. So they are a midway between disposable pads and cloth. They offer you the comfort of a pad, but all the advantages of a cloth. And the advantages of a cloth are that cloth is breathable, so it doesn't cause rashes and itching to women, so it keeps them healthy. Secondly, if you throw it, it will go back to the earth without causing any pollution, and it is available at low cost to women. It can be, sourced from their old petticoats and their bed sheets. So this is the difference between cloth, the primary difference between cloth pad and disposable. Cloth pads are reusable, disposable is one time use, and most of the disposable pads are 80 to 90% made of plastic, which will not go back to the earth. So that is why they have a huge environmental footprint. So that is the difference. If you want to know more about cloth pads, you must go to our website, or there is a lot of content available online these days. जी, तो ये बिल्कुल एक तरह से जैसा हमारा सैनिटरी नैपकिन होता है उसी तरह का एक पैड है, किंतु ये कपड़े का बना हुआ है. इसे आप 40 से 50 बार बहुत आराम से यूज कर सकते हैं. Is again for Arunachal team in Bodumsa. What is the meaning of pure? I'll answer that on their behalf. Pure means happy, being happy in Singpo dialect. So that is what pure means. Another question is, how did NERCOM arrive at the decision of making disposable pads? So either Pinky Ji's team, actually Raj, you should take this question. How did the disposable pad unit come into existence? How did you take the decision on disposable pads? Yes, for us, like the program we have initiated through Steiner ma'am. As you know, it comes under Steiner initiative, science and technology intervention in northeastern regions. Under Steiner initiative, we have to follow whatever suggestion, whatever guidelines we get it from Delhi, that is principal scientific advisor. So as per their guidelines, as per the support from IIT Madras, so we have to go for reusable cloth pad also. At the same time, we have to go for biodegradable sanitary pads also. So these two things we are suggested from Delhi, and under this Steiner initiative, we have taken this initiative to set up these two different units in different locations. Yes, ma'am. Thank you, Raj. Thank you. I would also like to add this. When the cloth pad unit was initiated, there was a meeting at IIT Madras supported by the Ministry of Done to discuss what can be possible strategies. And I think the underlined conclusion was that everybody should be given multiple options. Women should be allowed to make informed choice. And that is where even the philosophy of Jatan's intervention lies, that help women understand each product in and out. And once that is done, they will be able to make correct, informed choices for themselves. So yes, while we have only seen the media propagate the advantages of a disposable pad, we don't see them equally tell you about the disadvantages. So that is something we should explicitly talk of. And similarly, in the case of cloth pad, while a lot of organizations, including ours, extensively promote it, we must also ensure that we are telling women that cloth will not be as good if you are not using it properly, if you are not hanging it in direct sunlight. So you have to tell the pros and cons of every product to make informed choice. So yes, thanks, Raj, for that. Yes, we have another question one more point here, for all the panelists, where from Anjali Gupta, it says that there are different opinions about pads. So how do we ensure that people are using reusable pads, especially in the higher
income groups. डिस्पोजेबल और रियूजेबल के बारे में चर्चा हो रही थी कि लोग जो डिस्पोजेबल यूज करते हैं वो उनको रियूजेबल के दल में आना कैसे कर सकते हैं। मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये क्या है कि जैसे आजकल चिप्स मिल रहे हैं, मैगी नूडल्स मिल रहे हैं और एक तरफ डिस्पोजेबल पैड्स भी मिल रहे हैं, उसमें क्या फर्क है? क्योंकि अगर किसी को है कि गुड़ रोटी खाओ और मैगी नूडल करो खाना या कोई और इंस्टेंट करो, तो मालूम है कि हेल्दी है गुड़ रोटी खाना या चावल सांभर खाना, सबको मालूम है कि हेल्दी है, लेकिन एक्सपीरियंस एक ऐसा फैक्टर होता है तो लोगों को कन्विंस करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी अगर जब यूजर का ये समझ आ जाती है कि पर्यावरण को हम नुकसान कर रहे हैं, हमारे आगे वाले पीढ़ी को भी ये नुकसान हो रहा है। ओके, तो लक्ष्मी जी आपकी बात को हमने समझा, बिल्कुल सही लगता है। ये एक तरह से नूडल्स और चपाती और चावल की लड़ाई है। हम सब जानते हैं कि नूडल्स और चावल हमारे लिए अच्छे हैं, फिर भी हम माफ कीजिए चावल और रोटी हमारे लिए अच्छे हैं, फिर भी हम नूडल्स की तरफ भागते हैं। खैर, नेहा जी पूछ रही हैं कि आप जो उगेर पैड बनाते हैं उसके अंदर वाटर प्रूफिंग के लिए क्या करते हैं? तो ये प्रश्न सीधा मैं स्मृति जी से जानना चाहूंगा कि जो पैड है उसमें वाटर प्रूफिंग के लिए क्या होता है? कुछ लोगों ने सुना होगा जो लक्ष्मी ने कहा, लेकिन उगेर के पैड्स में हम कोई वाटर प्रूफिंग नहीं करते। उगेर के पैड में बहुत सारी लेयर्स होती हैं कॉटन की जो एब्जॉर्ब करती हैं, एंड ये एक कॉन्शियस डिसीजन रहा है हमारा। अगर आप उगेर पैड यूज करेंगे आपको 4 से 5 घंटे में बदलना ही होगा पैड, और ये एक बिहेवियरल चेंज है, और ये पैड लीक होंगे अगर आप नहीं बदलते, और आपकी सेहत के लिए भी जरूरी है आप बदलें। लेकिन हमने कॉन्शियसली वाटर प्रूफिंग नहीं करी है, क्योंकि कोई भी वाटर प्रूफिंग का तरीका जो टेस्टेड है वो सब प्लास्टिक रेजिन बेस्ड होते हैं, तो वो हिस्सा पैड का वापस नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, और इसीलिए वाटर प्रूफिंग से हम दूर रहते हैं। So I've answered that question. शुक्रिया। और if there is, we can take one last question before we close because we are quite ahead of time. Okay. And our contact details are here for all the questions that you have about how to connect, how can you bring it to your areas. We are happy to take it with you on email. Please write to us. And I would like to just conclude now, beginning with thanking all our speakers who have joined us from so many different areas, very, very rural, deeply rural, some of them, and have put in this effort. A huge thanks to all of you. I hope everyone realizes it is not an easy task. Many of our women do not have email IDs, so it has been a lot of effort. Thank you one and all. I would especially like to thank Hasgeek, Ambika, Zainab, who came on board and helped us with all the technology, offered their platforms at no cost, for us to reach out to everyone. So a huge thanks to them. I would like to share in the end that we have our next webinar, the next episode will be on 3rd October. The next webinar will be on 3rd October on Saturday, same time. All our episodes will be aired on Saturday at 11:30 on the same time every day, every week. And for the next episode, we have confirmed speakers from communities in Nagaland and Assam who are associated with the organization EcoFem, from Nizamuddin Basti in Delhi, associated with Nizamuddin Urban Renewal Initiative of Aga Khan Trust for Culture in Delhi, and from Sukhi organization in Karnataka. So do stay tuned and be an audience to unheard voices, encourage them. And it is our effort to make webinars more inclusive, to make menstrual health more inclusive. So thank you very much. Thank you. Om, would you want to say something in Hindi quickly? बिल्कुल। आज का दिन खत्म हो उससे पहले हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पूरे समय हमारे साथ जुड़े रहे। 3 अक्टूबर को आप हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। अभी रुकिए, अभी इतना जल्दी आपको डिस्कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। 3 अक्टूबर को हमारे साथ सुखी भावा कर्नाटका से, इसके साथ मेघालय और नागालैंड की टीम हमारे साथ इको हब जुड़ेंगी। इसके साथ ही निजामुद्दीन कच्ची बस्ती क्षेत्र से आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट के साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे। तो प्लीज हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का, और खास तौर से हमारे सभी वक्ताओं का जो
अरुणाचल और राजस्थान के अलग अलग दूरस्थ क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े, पूरे समय जुड़े रहे और हमारे हर प्रश्न का, हर समस्या का आपने समाधान किया। हम स्पेशली हैजगिक टीम का भी, जिसमें जैनब और अंबिका ने हमें बहुत मदद की, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया और पूरे समय हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खास तौर से जतन टीम का। कैलाश जी और लक्ष्मी जी मेरे और स्मृति जी के पीछे रहकर भूपेन, पायल, सोहेल और बहुत से साथियों ने साथ जुड़कर बहुत अच्छे से इस पूरे आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से मैं लक्ष्मी जी को जरूर इनवाइट करूंगा कि वो फाइनल कंक्लूजन के साथ इस चीज को, आज के दिन को संपन्न करें। लक्ष्मी जी। हेलो एवरीवन अगेन एंड नमस्ते सबको। मैं उम्मीद करती हूँ कि वापस आप सभी से मिलेंगे 3 अक्टूबर को, और इसी के साथ मैं अब ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि बिल्कुल टाइम से हम बाहर आ गए हैं। Thanks to all who made such an effort to bring this whole program together and hope to see you on October 3rd. Thank you.